चलिए बेटा, गुड आफ्टरनून सबको। गुड आफ्टरनून भाई, बस बस बस, गुड आफ्टरनून सबको। आई होप सब बढ़िया हो। लास्ट क्लास में हमने एक टॉपिक स्टार्ट करा था जिसका नाम था सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। लास्ट क्लास का 5 मिनट लेते हुए जल्दी से रिवाइज करते हैं और फिर हम अपने बहुत प्यारे, बहुत सुंदर से, बिल्कुल मेरी तरह कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है सर, जब मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 की बात करता था तो मैंने आपको बताया था हमारे कोर्स में 4 यूनिट है, जिसमें से इसमें से हमने सबसे पहले स्टार्ट करता यूनिट नंबर 1 विच इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मैंने आपको बताया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो है एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट ही फॉर्म होता है, लेकिन ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एक्सक्लूसिवली होता है सेल पर्पस के लिए। एक्सक्लूसिवली होता है किसके लिए? सेल पर्पस के लिए। मैंने कहा था कि इस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में 2 पार्टीज होती है, एक सेलर और एक बायर। जो सेलर है वो गुड्स की, जो सेलर है वो गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करता है किसको बेटा? बायर। क्या सेल के कॉन्सेप्ट में पोजेशन ट्रांसफर होता है? नहीं, हमेशा क्या ट्रांसफर होता था? ओनरशिप। तो सर सेलर होगा, बायर होगा, जो सेलर है वो गुड्स की, किसकी? गुड्स की ओनरशिप ट्रांसफर करेगा बायर को और उसके बदले उसे क्या मिलेगा? पेमेंट ऑफ प्राइस। कोई दिक्कत? उसके बाद मैंने आपको एक एक पर्टिकुलर डेफिनेशन डील करवाई थी जो भी हमने यहां पे देखी। सबसे पहले एक सेलर वर्ड आया, एक बायर वर्ड आया, एक गुड्स वर्ड आया और गुड्स के टाइप्स आया। अगर मैं सेलर की बात करूं तो सेलर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स और अग्रीज टू सेल, क्या बेटा? गुड्स। पॉइंट नंबर 2 था बायर, अ पर्सन हु बाइज और अग्रीज टू बाय, क्या बेटा? गुड्स। सेलर हो गया, बायर हो गया। पॉइंट नंबर 3 जो है वो था गुड्स। पॉइंट नंबर 3 क्या था? गुड्स। बार बार गुड्स गुड्स क्यों बोल रहे हो? Every kind of movable property, every kind of movable property, but other than actionable claims and, but it includes stock, shares, growing crops or things attached to, सर मतलब every kind of movable property, immovable property क्या गुड्स में इंक्लूड होती है? नहीं रे। अदर देन एक्शनेबल क्लेम और मनी, एक्सप्रेसली बता रहा है भाई सारी मूवेबल प्रॉपर्टी, बट 2 चीजों को छोड़ देना, एक्शनेबल क्लेम को छोड़ देना और मनी को छोड़ देना। और किस किस को लेना है? तो स्टॉक ले लेना, शेयर ले लेना, ग्रोइंग क्रॉप ले लेना और कोई भी थिंग जो अटैच टू अर्थ है उसे ले लेना। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट ने गुड्स की डेफिनेशन अपने को इस तरीके से दी। फिर हम आगे बढ़े थे और हमने बोला था गुड्स कितने टाइप के होते हैं बेटा? 3। हाँ जी, हाँ जी बेटा। एक्शनेबल क्लेम्स जनरली आपने जो फाउंडेशन में पढ़ा होगा ना, वो बिल रिसीवेबल पढ़ते हो ना, बीआर, वो एक तरह का एक्शनेबल क्लेम होता है। एक्शनेबल क्लेम्स मींस होता है जो आपको अथॉरिटी देता है एक्शन लेने की। फॉर एग्जांपल मैं जो हूं, मैं एक विल साइन करता हूं कि मेरे जाने के बाद, मेरी डेथ के बाद मेरी जो प्रॉपर्टी है वो मिस्टर एक्स को जाएगी। अब इन केस मेरी डेथ हो गई और उस पर्टिकुलर केस में जो अथॉरिटी है उस पर कोई अदर पर्सन आके उसकी ओनरशिप कह रहा है कि मेरी ओनरशिप है, तो उस पर्टिकुलर केस में मिस्टर एक्स जो है ना वो जाएंगे और वो जो विल थी वो उनके लिए एक्शनेबल क्लेम हो जाएगा। वो उसे शो करेंगे और कहेंगे कि भाई इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में सिर्फ मेरी अथॉरिटी है, और वो ये प्रूफ देते हुए वो विल दिखाएंगे। तो वो जो विल हो गई इस पर्टिकुलर एग्जांपल में उनके लिए एक्शनेबल क्लेम हो गई। ऐसे जैसे आप बीआर में पढ़ते हो कि एक आपने गुड सेल करे, उसके बदले आपके पास अभी पेमेंट नहीं आता, तो 3 महीने का बीआर ड्रॉ कर देते हो। अब जब 3 महीने बाद ड्यू डेट आएगी तो जिस पर्सन ने बीआर ड्रॉ करा था वो पर्सन पर्टिकुलरली आएगा, 3 महीने बाद बिल सामने प्रूफ रखेगा और कहेगा भाई मैं आपके खिलाफ एक्शन ले सकता हूँ, मेरे पास बीआर पड़ा है आपके खिलाफ, तो आप मेरे को पेमेंट दो। समझेगा? हाँ जी। तो बेटा मैं आपके सामने गुड्स की डेफिनेशन डील करवाया था, फिर मैंने आपको गुड्स के 3 टाइप्स बताए थे। कितने टाइप्स बेटा? 3 टाइप। सबसे पहला क्या था? एग्जिस्टिंग गुड। सेकंड इज व्हाट? फ्यूचर गुड। थर्ड इज व्हाट? कंटीजेंट गुड। सर जब मैं एग्जिस्टिंग की बात करता था तो मैंने आपको सिर्फ 2 वर्ड बताए थे, ओन्ड और परचेज। क्या बताया था? ओन्ड और बाय द सेलर एट द टाइम ऑफ सेल। सेकंड पॉइंट बोला था मैंने फ्यूचर गुड। सेकंड इज व्हाट? फ्यूचर गुड, टू बी मैन्युफैक्चर्ड, टू बी प्रोड्यूस और टू बी एक्वायर्ड आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ। भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन गया, उसके बाद प्रोड्यूस होगा, उसके बाद मैन्युफैक्चर होगा, उसके बाद एक्वायर्ड होगा। लास्ट था कंटीजेंट गुड, एक्विजिशन ऑफ व्हिच डिपेंड्स अपॉन अ फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट, जिनका एक्विजिशन डिपेंड करेगा एक फ्यूचर अनसर्टेन इवेंट पे। एग्जिस्टिंग गुड्स की बात करते थे तो 3 टाइप के थे बेटा। सबसे पहले स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन और अनअसर्टेन। स्पेसिफिक गुड्स होते हैं विच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन, विच आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम ऑफ सेल। जब आप सेल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कर रहे हो, जब आप सेल कर रहे हो, आइडेंटिफाइड है, अग्रीड अपॉन है, प्रॉपर आईफोन 13 प्रो मैक्स इतना ब्लू कलर वाला सब स्पेसिफाइड है, स्पेसिफिक गुड्स।
उसके बाद उसका ठीक ऑपोजिट होता है अनसर्टेन गुड्स विच आर डिफाइंड ओनली बाय डिस्क्रिप्शन और सैंपल एंड नॉट आइडेंटिफाइड एंड नॉट अग्रीड अपॉन। मम्मी वाला एग्जांपल, ऑरेंजेस लेने गई थी तो जब तक वो पूरे ऐसे रेडी में रखे थे गुड्स क्या थे, अनसर्टेन। और असर्टेन में हमने बोला था कि ऐसे गुड्स विच आर आइडेंटिफाइड इन अकॉर्डिंग विद द एग्रीमेंट आफ्टर मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनने के बाद एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली आप उन्हें आइडेंटिफाइड कर रहे हो कि मम्मी ने पूरे ऐसे संतरे, बहुत सारे संतरे थे, उसमें से पर्टिकुलर उठा के चेक कर करके अपने अकॉर्डिंगली आपने सेलेक्ट कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिए। तो अनसर्टेन गुड्स को आपने क्या बना लिया था, असर्टेन। तो गुड्स तीन टाइप के हो गए, एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिंजेंट। एग्जिस्टिंग में तीन टाइप, स्पेसिफिक, असर्टेन और अनसर्टेन। उसके बाद मैं आपको लास्ट एक टॉपिक पे लेके गया था विच इज एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के कुछ एसेंशियल एलिमेंट थे। तो मैंने आपको पहले बताया था भाई कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट है। तो सेक्शन 10 में जो आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़े थे वो सारे एसेंशियल तो है ही, बट ये एक्सक्लूसिवली स्पेशली सिर्फ इसके लिए है 5। बाकी सारे तो और यहां पे भी लगेंगे, बट ये एक्सक्लूसिवली 5 अलग से हमें बताया है और बड़े सिंपल थे। पहला था कितनी पार्टीज होगी बेटा, 2, एक बायर और एक सेलर। सेकंड, जो सेलर और बायर के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है किसका होगा, गुड्स का। किसका होगा, गुड्स का। और गुड्स की ओनरशिप जाएगी पोजीशन। तो पॉइंट नंबर 3 निकला कि ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप, और उस ओनरशिप को ट्रांसफर करने के बदले सेलर को क्या मिलेगा, पेमेंट ऑफ प्राइस यानी कंसिडरेशन। और लास्ट बोला एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल भी हो सकता है। तो 2 पार्टीज बायर एंड सेलर, गुड्स जाएंगे, ओनरशिप ट्रांसफर होगी, पेमेंट ऑफ प्राइस बदले में मिलेगा, और मे बी एब्सोल्यूट और कंडीशनल। यहां तक अगर किसी भी बच्चे को कोई भी दिक्कत है तो मेरे को बोलने का, वरना अपन लोग आगे बढ़ने का। बिल्डिंग को तो मूव कर देगा अब तो, हाँ सर कर देंगे सर हमने थिंग्स अटैच्ड टू इट। भाई देख मैं बताता हूँ क्या होता है। आपने के शो देखा, एक हिस्ट्री टीवी 18 पे आता था, वो घर शिफ्ट कर देते थे, है ना। तो बेटा यहाँ पे ना उसको हम गुड्स में ट्रीट नहीं करेंगे। बिल्डिंग को जनरली बिल्डिंग गुड्स नहीं होते। अब ये भी सब्जेक्ट मैटर है। देख अभी ना तुमने एक टॉपिक पढ़ा है, जिसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, लैंड एंड बिल्डिंग है। आप ना जब आगे जाके अभी इंटर में जाओगे ना, आप 3 एएस पढ़ोगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एक है बेटा अकाउंटिंग एएस 10। एएस 10 आपको पता है क्या होता है, पीपी, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन वाला। एक होता है एएस 13। एएस 13 लगता है इन्वेस्टमेंट पे। और एक होता है एएस 2, वो भी आपने थोड़ा बहुत अभी पढ़ा है, विच इज व्हाट, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। क्या है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन। ये 3 एएस है। अब मैं आपको बोलूं लैंड एंड बिल्डिंग एसेट है क्या, यस सर एसेट है। सर क्या है, सर करंट एसेट है, पीपी निकालू उस पे एएस 10 लगाऊ सर, या फिर इन्वेस्टमेंट है। लैंड एंड बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं होती क्या, होती है, एएस 13 लगाओ। सर अगर कोई पर्सन लैंड एंड बिल्डिंग में डील करता है, उसका काम ही यही है, तो वो इन्वेंट्री है उसकी। सर क्या है उसका, अब बताओ मुझे। परसेंट टू परसेंट डिपेंड करेगा। सर मतलब लैंड एंड बिल्डिंग कौन सा एसेट है ये आप डिसाइड थोड़ी कर सकते हो। सर इसकी डेफिनेशन दे रखी है, अगर लैंड एंड बिल्डिंग रखा हुआ है बिजनेस में, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में फॉर द पर्पस ऑफ सेल, तो वो इन्वेंट्री बन जाएगा। अगर आपने लैंड एंड बिल्डिंग रखा है और इस पर्पस से रखा है कि उससे ना मैं फ्यूचर में प्रॉफिट कमाऊंगा, कैपिटल एप्रिसिएशन कमाऊंगा, तो वो इन्वेस्टमेंट में जाता है, एएस 13 लग जाता है। और सर अगर आपने उस लैंड एंड बिल्डिंग को बिजनेस में रखा है फॉर यूज, क्या रखा है, फॉर यूज, तो एएस 10 से वो करंट एसेट बन जाएगा और उस पर आप डेप्रिसिएशन क्लेम करोगे। तो ये ना थोड़ा सब्जेक्टिव मैटर हो जाएगा भाई। थिंग्स अटैच टू अर्थ में मैंने बताया था ना, क्रॉप्स जो है वो अटैच टू थिंग्स है, मतलब अर्थ से अटैच है। बट आप उसको जब वो अटैच है उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे भी गुड्स मानोगे, ऑल्दो वो मूव नहीं कर रही। स्पेसिफिकली उसे क्लियर बता रखा भाई, स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, थिंग्स अटैच टू अर्थ, स्पेसिफिकली एक्सप्रेसली बता रखा है। उसके अलावा तू अपनी तरफ से कुछ थिंग्स अटैच टू अर्थ मत ले ले। समझा क्या, यहां तक कोई दिक्कत? जितने भी एक्शनेबल क्लेम होता है, जितने भी एक्शनेबल क्लेम में कोई पर्टिकुलरली बीआर थोड़ी लिखवाया मैंने, है ना भाई। एक्शनेबल क्लेम्स तो बहुत सारी वैरायटी के होते हैं, तो कोई भी एक्शनेबल क्लेम गुड को हम एक्सक्लूड करके चलते हैं, अदर देन। कोई दिक्कत? क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं? चलिए, तो बेटा आज जो है हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने वाले हैं। बस यूनिट जो है वो लास्ट इसी टॉपिक पे बचा है, थोड़ा सा ही बचा है, ज्यादा नहीं है। इसको डील करते हैं बेटा। अब ना आप कुछ नोट मत कीजिएगा, बस आप पहले मेरी बात सुनिए। अब मैं ना आपके सामने 3 चीजें लेके आने वाला हूं, एक्चुअली 4, बट उसमें आप एक ऑलरेडी जान चुके हो, तो मैं 3 बोल रहा हूं। बड़े ध्यान से समझना।
4 कॉन्सेप्ट बड़े सिंपल सिंपल से, शायद आपको पता हो, नहीं पता तो मैं बता रहा हूं बेटा। एक कॉन्सेप्ट होता है सेल। सेल तो आप सब समझ गए, बायर सेलर, ओनरशिप ट्रांसफर होगी, बदले में पेमेंट ऑफ प्राइस मिलेगा। एक हो गया सेल। जो सेकंड टर्म है वो है एग्रीमेंट टू सेल। सेकंड टर्म क्या है? एग्रीमेंट टू सेल। मैंने आपको बताया एग्रीमेंट टू सेल में बेसिकली आप क्या करते हो कि अभी सेल नहीं कर रहे, ओनरशिप इमीडिएट बेसिस पे ट्रांसफर नहीं कर रहे, लेकिन आप फ्यूचर डेट पे बोलते हो कि भैया हम जो है परसों आके आपको गुड्स की ओनरशिप दे देंगे, पैसे ले लेंगे, जो भी है। तो ओनरशिप ट्रांसफर होती है फ्यूचर डेट पे। इसके अलावा ना इससे रिजेंबल करते हुए 2 और चीजें हैं बेटा। एक होता है हायर परचेज। अगर आप बीकॉम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर में तो आपका ये चैप्टर भी होगा अकाउंट्स में, हायर परचेज। और इंटर में जो है ये आप दोबारा इसकी अकाउंटिंग पढ़ने वाले, हायर परचेज। और एक और चीज होती है बेलमेंट। ये भी इंटर में फिर से लॉ में रिपीट होने वाला कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। अभी बस आपको इन चारों टर्म्स का मैं थोड़ा सा ब्रीफ में मतलब समझाता हूं। और अभी लास्ट अटेम्प्ट में ना एक क्वेश्चन आया था, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज, और इससे डिफरेंसेस आते रहते हैं। ठीक है, सेल हायर परचेज में आ जाएगा, सेल एग्रीमेंट टू सेल आएगा, सेल बेलमेंट आ जाएगा। 6 से 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा, कोई ऐसे मतलब बड़ा इजी सा कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझ के लेना। सेल और एग्रीमेंट टू सेल तो बड़े सिंपल से कॉन्सेप्ट है सर। अगर मैं एक बार में बताऊं ना तो बस ब्रीफ में, डिफरेंस नहीं करवा रहा, डिफरेंस तो भी करवाऊंगा, बस एक मोटा मोटा बता रहा हूं बेटा। सेल में ना सेलर से बायर को ओनरशिप ट्रांसफर होती है। क्या होती है? ओनरशिप ट्रांसफर होती है इमीडिएटली। इन केस ऑफ सेल जो गुड्स की प्रॉपर्टी की ओनरशिप है वो सेलर से बायर को ट्रांसफर होगी इमीडिएटली। मतलब जैसे ही सेल होगी, ओनरशिप किसकी? बायर की। रिस्क किसका? बायर का। अगर मैं एग्रीमेंट टू सेल की बात करूं, एग्रीमेंट टू सेल की, तो यहां पे जो सेलर है और जो बायर है उसके बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बन तो रहा है, मतलब होगी, सेल होगी, बट अभी इनिशियल स्टेज में नहीं हो रही। अभी वो अग्री कर रहे हैं टू सेल ऑन अ फ्यूचर डेट। अग्री कर रहे हैं टू सेल ऑन अ फ्यूचर डेट। मतलब आपने अमेजॉन से प्रोडक्ट मंगवाते हो ना, तो वहां पे क्या हो रहा है बेटा? एग्रीमेंट टू सेल। जब आपका ऑर्डर कंफर्म हुआ है ना, क्या वहां पे आपको गुड्स का ओनरशिप मिल गया? क्या नहीं? क्या गुड्स का रिस्क अभी आपके पास है? नहीं। जब तक आपको हैंड ओवर नहीं हुआ, ओनरशिप आपकी नहीं हुई, रिस्क आपका नहीं हुआ, तो बेसिकली तब तक जब तक डिलीवरी आपके पास नहीं आई, उस पर्टिकुलर केस में आप उसे क्या बोलोगे? एग्रीमेंट टू सेल। मतलब वो वादा कर रहा है कि मैं सेल करूंगा, ओनरशिप ट्रांसफर करूंगा आपको, बट अभी नहीं, ऑन अ फ्यूचर डेट। जब वो डिलीवरी की डेट स्पेसिफाई करते हैं ना, भाई 15 तारीख से पहले आ जाएगी, वेडनेसडे को आ जाएगी, आ जाएगी, हो जाएगी, तो वहां पे बेसिकली ओनरशिप ट्रांसफर तो होगी फ्रॉम सेलर टू बायर, बट नॉट इमीडिएटली, बट ऑन अ फ्यूचर डेट, बट ऑन अ फ्यूचर डेट। कोई दिक्कत बेटा? एक कॉन्सेप्ट होता है हायर परचेज। अब ये ना आप सब जानते हो, आपको लग रहा होगा कि नहीं पता सर ये हायर परचेज होता क्या है, बट मैं आपको बताता हूं कॉन्सेप्ट। आपने कभी कोई चीज ईएमआई में परचेज करी है क्या? ईएमआई बनती है ना, जैसे इंस्टॉलमेंट्स बनती है, इंस्टॉलमेंट बनती है। एक पर्सन होता है, जैसे अभी तक हमने देखा है सेलर होता है और बायर होता है, बस हायर परचेज में ना थोड़ा सा चेंज कर देते हैं। एक हायर वेंडर होता है, जो सेलर है ना, सेलर, उसका हमने नाम चेंज करके बस उसे हायर वेंडर बोलते हैं, जो सामान बेच रहा है। एक जो बायर है उसे बोलते हैं हायर परचेजर। जो बायर है उसे हायर परचेजर बोलेंगे, जो सेलर है उसे हायर वेंडर बोलेंगे। डेप्थ में हम जाने वाले, बस मैं ऊपर से बता रहा हूं। यहां पे भी एक पर्सन सामान बेच रहा है दूसरे पर्सन को, लेकिन बेटा उसने पता क्या, उसने बोला भाई मैं ना आपको ओनरशिप अभी नहीं ट्रांसफर कर रहा, मैं आपको सिर्फ गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर कर रहा हूं। उस पोजीशन के बदले आप मुझे मंथली, हाफ ईयरली, एनुअली या किसी भी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कुछ इंस्टॉलमेंट की अमाउंट में पे करो। क्या करो? इंस्टॉलमेंट पे करो। फॉर से जो गुड्स है वो 10 लाख के है और आपको जो है 1 लाख रुपए पर मंथ पे करना है, तो आप मतलब 10 मंथ तक इस इंस्टॉलमेंट को पे करोगे। जब तक आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो, क्या तब तक आपके पास उस गुड की ओनरशिप है या पोजेशन? पोजेशन। क्योंकि उसने पहले ही बोल दिया भाई अभी मैं आपको ओनरशिप नहीं दे रहा, मैं आपको पोजेशन दे रहा हूं, आप इस गुड्स को यूज करो, आपके ही है, और आप मुझे मंथली बेसिस पे इंस्टॉलमेंट पे करते रहो। और जैसे ही आप 10 महीने के 1-1 लाख करके 10 लाख रुपए मुझे पूरा कंसिडरेशन पेमेंट ऑफ प्राइस कंप्लीट कर दोगे,
तो जैसे आप पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट करोगे ना, क्या करोगे, पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, उसी टाइम ओनरशिप क्या हो जाएगी, ट्रांसफर। तो सेल के केस में ट्रांसफर होती है ओनरशिप इमीडिएटली, एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर होती है ना फ्यूचर डेट, वो डेट क्या पता नहीं अपने को, और हर परचेज में भी ऑन फ्यूचर डेट ही हो रही है, बट हमें फ्यूचर डेट स्पेसिफाइड है कि आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं ओनरशिप ट्रांसफर्ड आफ्टर द पेमेंट ऑफ, कोई दिक्कत बेटा, ये क्या हो गया, हायर परचेज। अभी इसके बारे में और भी ज्यादा डिस्कशन करने, बट अभी बस ओवरव्यू दे रहा हूं मैं आपको एक। और एक लास्ट चीज होती है बेलमेंट, लास्ट चीज होती है क्या, बेलमेंट। सर बेलमेंट क्या होता है, तो आप समझ के लेना बेटा। मान लीजिए मिस्टर ए के पास एक कार है, क्या है, एक कार है। अब आपको पता है कार को जब आप रन करोगे, चलाओगे लंबे टाइम तक, तो एक पर्टिकुलर कुछ पीरियड के बाद उसको रिपेयर एंड मेंटेनेंस की रिक्वायरमेंट होती है, सर्विसिंग करवानी होती है गाड़ी की, जिसमें इंजन ऑयल चेंज होता है, फिल्टर्स चेंज होते हैं, वॉशिंग वगैरह बहुत सारी चीजें होती है। तो इस कार की ना सर्विस कराने के लिए मिस्टर ए जो है होंडा के सर्विस सेंटर में जाते हैं। मिस्टर ए कार की सर्विस कराने के लिए, क्या करवाने के लिए बेटा, सर्विस कराने के लिए होंडा के सर्विस सेंटर जाते हैं और उन्हें गाड़ी दे देते हैं। अब यहां पे मिस्टर ए जब होंडा के सर्विस सेंटर में गाड़ी दे रहे हैं, क्या गाड़ी बेच रहे हैं, क्या गाड़ी की ओनरशिप ट्रांसफर हो रही है, ऑन अ फ्यूचर डेट हो रही है, आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट हो रही है? सर ओनरशिप कभी भी ट्रांसफर नहीं होती। मिस्टर ए सिर्फ गाड़ी का क्या दे रहे हैं, पोजेशन। तो बेलमेंट के केस में एक पर्सन दूसरे पर्सन को गुड्स का सिर्फ क्या देगा, पोजेशन। और ये जो पोजेशन ट्रांसफर हो रहा है, सिर्फ मैं बार बार बोल रहा हूं, सिर्फ पोजेशन, बेलमेंट के केस में कभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती। आज से इससे पहले तीनों केसेस जो हमने देखे ना, उसमें ओनरशिप ट्रांसफर हो रही थी। सेल के केस में इमीडिएटली, एग्रीमेंट टू सेल में ऑन अ फ्यूचर डेट, हायर परचेज में आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। क्या बेलमेंट के केस में कभी ओनरशिप ट्रांसफर होती है? नहीं सर, ट्रांसफर होता है सिर्फ पोजेशन ऑफ गुड, सिर्फ पोजेशन ऑफ गुड फ्रॉम बेलर टू बेली। बेलर टू मतलब जिसके गुड्स है, जो एक्चुअल ओनर है वो बेलर हो गया, और जिसको वो पोजेशन दे रहा है यानी सर्विस सेंटर, वो क्या हो गया, बेली। तो बेलर बेली को सिर्फ गुड्स का पोजेशन देगा, और ये जो पोजेशन है ना, ये एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए दिया जाता है। क्या दिया जाता है, पर्टिकुलर। जैसे यहां पे ए ने गाड़ी क्यों दी, सर्विस करने के लिए, क्या दी, तो सर पोजेशन ट्रांसफर होगा फ्रॉम बेलर टू बेली होगा, पोजीशन ट्रांसफर होगा फ्रॉम बेलर टू बेली होगा, प्लस किसी एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए होगा। किसके लिए, स्पेसिफिक। और इस कंडीशन पे होगा कि जैसे ही वो स्पेसिफिक पर्पस आप अकम्प्लिश कर लोगे, फुलफिल कर लोगे, आपको गुड्स क्या करने हैं, रिटर्न। मतलब जो सर्विस सेंटर वाले ना, वो कह रहे आपकी गाड़ी की मस्त सर्विस कर ली है, अब मैं ना इसमें जरा वहां तक जा रहा हूँ, लद्दाख तक, ले लद्दाख तक जा रहा हूँ, एक आधी ट्रिप मार के आता हूँ, आपकी गाड़ी में अच्छी सी लग रही है। कर सकता है क्या ऐसा बेटा? नहीं भाई, जैसे ही वो पर्पस अकम्प्लिश हुआ, जैसे ही वो पर्पस अकम्प्लिश हुआ, आपको गुड्स को क्या करना है बेटा, रिटर्न। और याद रखना, रिटर्न जो करना होता है ना, वो करना होता है क्या, सेम गुड्स। किसको? ऐसा नहीं कि ए ने गाड़ी दी और आप उसे बदले में हेलीकॉप्टर दे रहे हो, जा ऐश कर, तू तो 4 पहिए वाले में उड़ के जा घर, ऐसा नहीं। या ऐसा नहीं आप गाड़ी दे रहे हो, वो आपको बाइक दे रहा है बदले में कि 2 टायर तो निकल के 2 ही बचे, ले जा। ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। एक क्वेश्चन पूछूं आपसे, बेलमेंट समझ आया? पक्का। बेलमेंट में क्या बोला, ए बेलर से बेली को सिर्फ क्या जाएगा, पोजेशन। सिर्फ क्या जाएगा, ओनरशिप नहीं जाएगी। जो पोजेशन जा रहा है फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस जाएगा, और इस कंडीशन पे जाएगा कि आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्पस गुड शैल बी रिटर्न टू दी बेलर, सेम गुड। ठीक है, कोई दिक्कत? मेरे पास ना बहुत पैसा है। ये सर, अबे क्या तू गिफ्ट, मेरे पास ना बहुत पैसा है, अंधा अंधा दिखता ही नहीं, मुझे भी नहीं दिखता, वॉलेट में दिखता ही नहीं, मैं ढूंढता रहता हूं। अब मेरे पास इतना पैसा ना, तो मैंने कहा थोड़ा ना बैंक में रखवा देता हूं। क्या रखवा देता हूं? बैंक में। पैसा किसका है? मेरा। मैं बैंक में कैश डिपॉजिट करता हूं, तो मैं बैंक को उस मनी की ओनरशिप दे रहा हूं या सिर्फ पोजेशन दे रहा हूं? भैया जब मुझे चाहिए होगा मैं ले सकता हूं, मैं आपको सिर्फ पोजेशन कस्टडी दे रहा हूं पैसा रखने की, एक पर्पस के लिए। मेरा पर्पस क्या है? सेविंग अकाउंट है, मनी सेव होगी, इंटरेस्ट मिलेगा। तो मैं बेलर, बैंक वाला बेली, मैंने अपने मनी का पोजेशन ट्रांसफर कर दिया किसको? बेली को, फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, और इस कंडीशन पे करा है कि जब मुझे रिक्वायरमेंट होगी मैं क्या कर लूंगा? रिटर्न। बेटा क्या ये बेलमेंट है?
क्या कह रहा है? बिल्कुल नहीं है। पहले इसका निकलन था बिल्कुल, फिर ज्यादा बंदों ने बोले नहीं है, तो बिल्कुल नहीं है। अब ये बताते बिल्कुल कि नहीं है, इसमें नहीं है। क्यों नहीं है जतिन भाई? सर क्योंकि मैं बिल्कुल हाँ बोलने वाला था, बट बाकी बंदों ने ना बोला था, मैं बिल्कुल नहीं हो गया। हाँ अच्छा, ये तो देख के मैं बोल दिया। और कुछ? बस रहने दे, मुझे पता है तूने बस नहीं, चलो यहाँ पे मैं, चलो मैं यहाँ कंसिडर, ये इससे इससे कोई रोल नहीं है। चलो इन्होंने एक चीज बोली कि सर गुड्स का पोजीशन ट्रांसफर हो रहा है, हमने पढ़ा था गुड्स में मनी नहीं होता। चलो ये पॉइंट एक वैसे तो ठीक है, बट यहाँ पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ मनी को गुड्स, एक्सेप्शन केस, हाइपोथेटिकल। मतलब अरे मैं यहाँ पे हाइपोथेटिकली मान रहा हूँ, इसका लॉजिक जो है ना वो ये नहीं है। बेटा जब आप, बेटा तूने खुद नहीं बोला ना, वो आंसर इधर उधर से आया। बेटा जब आप गुड्स का पोजीशन दोगे, स्पेसिफिक पर्पस के लिए दोगे, कंडीशन फुलफिल हो गई, उसके बाद जब आप रिटर्न देने जाओगे, तो क्या जो नोट, जो करेंसी आपने दी थी, वही एग्जैक्ट करेंसी रिसीव होगी। उनके नंबर्स क्या होंगे? चेंज। क्या आपको सेम गुड्स रिसीव हो रहा है? और मैंने कंडीशन बताते हुए कहा था कि आफ्टर कंप्लीटमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्पस आपको सेम गुड्स को क्या करना है? रिटर्न। तो गुड्स तो चेंज हो गए ना, तो क्या वो बिलमेंट है? नहीं सर, चेंज ही थोड़ा, मैं कह रहा हूं सेम गुड्स। सेम गुड्स का मतलब क्या है? सेम। बेटा चेंज करते हैं मतलब तेरी गाड़ी का चेंज है भाई, जो पर्पस है वो तो फुलफिल करेगा ना। तेरे गाड़ी का टायर फट गया, टायर तो चेंज करके देगा। टायर तो चेंज, भाई जो पर्पस है उसे तो कंप्लीट करेगा ना। अब तू ऐसे कह रहा है बैंक वाले, तूने 1,000 रुपए करवाए थे, उन्होंने 1,10 कर दिया, इंटरेस्ट ऐड कर दिया, तो तू क्या कहेगा ये सेम गुड नहीं है? कैसे? इंटरेस्ट तो मिलेगा ही ना, जो चेंजेस आपने डायरेक्ट करे कि भैया मुझे गाड़ी में ये टायर फटा ये ठीक कराना है, तो जो आपने डायरेक्ट कर दिया चेंज वो तो करेगा ही। उसके अलावा गुड सेम होने चाहिए। गाड़ी के बदले ऐसे नहीं तू होंडा सिटी लेकर आ रहा है, तुझे नैनो पकड़ा दी उन्होंने। कोई दिक्कत आपको? चार टर्म क्लियर हुई ऊपर ऊपर से। अभी मुझे एक एक को पर्टिकुलरली डिफरेंट डिटेल में एक्सप्रेस करना है बिल्कुल, बट अभी के लिए आपको मोटा मोटा चार टर्म क्लियर हुई: सेल, एग्रीमेंट टू सेल, हायर परचेज और बेलमेंट। अब मैं पहले सेल एग्रीमेंट टू सेल में डिफरेंस कराऊंगा, फिर सेल हायर परचेज में, फिर सेल और बेलमेंट में। चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 खत्म। ठीक है, कोई दिक्कत? अरे रुक जा भाई, आप स्टार्ट करेंगे मेरे साथ लिखना। ये नोट करना है क्या आपको? करना है? कर लो, चलो कर लो। सर हाँ जी। सर ये जो हायर परचेज में जब तक पोजेशन मतलब सामने वाली पार्टी के पास रहेगा, हाँ जी तो जो लॉस होगा उसके रिगार्डिंग कुछ भी मतलब जो भी एसेट या भाई इस पे डिस्कस करना है, करना है। एक मिनट, बस एक मिनट करना है, सब डिस्कस करना है। अभी मैंने बस एक ओवरव्यू दिया है ऊपर ऊपर से, तो किसका रिस्क होगा, किसका लॉस होगा, किसकी लाइबिलिटी होगा, सब डिस्कस करना है। बेटा थोड़ा सा जल्दी से नोट करेंगे प्लीज। ये टर्म्स काफी रिजेंबलिंग है, थोड़ा इन सारी टर्म्स में थोड़ा चीजें कॉमन है, इसीलिए आपके कोर्स में सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करने का क्वेश्चन दिया गया है। अलग अलग है काफी चीज, मतलब दिखती सिमिलर है मतलब फर्स्ट अपेयरेंस में तो, बट बहुत ज्यादा डिफरेंट है एक दूसरे से। तो अब हम यही डील करेंगे कि दोनों टॉपिक में क्या डिफरेंसेस है।
आप हेडिंग डालेंगे बेटा मेरे साथ। difference between sale and agreement to sell। सबसे पहला जो हम डिफरेंस डील करने वाले बेटा वो है सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। अब मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और मैं आपको बार बार बोलूंगा, जब भी आपको लॉ में डिफरेंस लिखने को आएगा ना बेटा, आपको एक पर्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करना है, विच इज सबसे पहला कॉलम बेसिस, फिर दोनों का डिफरेंशिएशन। अगर कुछ बच्चे मैंने देखा डिफरेंस कैसे करते हैं, ऊपर यहां लिख दिया सेल, उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया पैराग्राफ में, नीचे लिख दिया एग्रीमेंट टू सेल, उसको बिल्कुल गलत तरीका है, मार्क्स कटेंगे। अगर आपने इधर इधर कॉलम बना दिया, बेसिस का कॉलम नहीं बनाया, बिल्कुल गलत तरीका है, मार्क्स कटेंगे। अगर आप चाहते हो बिल्कुल इफेक्टिव वे में अपने आंसर को करना, कभी भी डिफरेंस वाला, तो लॉ में उसको करने का सिर्फ बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आपको कॉलम बनाना है बेसिस का, किस बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर रहे हो। यहां पे एक साइड सेल और एक साइड लिखेंगे आप एग्रीमेंट टू सेल। और जब भी आपको बेटा डिफरेंस याद करना हो ना, सबसे सिंपल टेक्निक है, आप बेसिस को याद कर लो, आपको अपने आप सारी चीजें याद हो जाएंगी। और सबसे पहला बेसिस आप लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहला बेसिस आप लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। बेटा देखो, आपको ना सारी बातें पता है। अगर आपको ये जो ऊपर मैंने समझाई ना छोटा सा इंट्रोडक्शन, अगर आपने ध्यान से सुन लिया और आपको कोई दिक्कत नहीं है ऊपर वाले पार्ट में, तो आप मेरे सामने अभी अभी सारे डिफरेंसेस आप सुनाओगे मुझे। बस लिखने का तरीका मैं बता दूंगा, डिफरेंसेस सारे आप बता दोगे। पहला बेसिस मैंने क्या लिया है सचिन भाई, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। अब सचिन भाई, सेल के केस में ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? इमीडिएटली। एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप ऑन अ फ्यूचर डेट। मैंने पहले बताया था सेल ऑफ गुड्स एक्ट में जो वर्ड है प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? ओनरशिप। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? सेल ऑफ गुड्स में। तो सेल में लिखेंगे ownership is transferred from seller to the buyer immediately. Ownership is transferred from seller to the buyer immediately. On the other hand, agreement to sell में लिखेंगे ownership is transferred to the buyer on a future date, or after fulfillment of some condition, और आफ्टर फुलफिलमेंट ऑफ सम कंडीशन। पहला बेसिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी बोले तो ओनरशिप। सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर होगी सेलर से बायर को इमीडिएटली। एग्रीमेंट टू सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर होगी फ्रॉम सेलर टू बायर ऑन अ फ्यूचर डेट। अगर मैं सेकंड पॉइंट की बात करूं तो बेटा आप सेकंड पॉइंट लिखेंगे नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो सेकंड बेसिस है वो है नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी बस आप इसमें लिखना, और कुछ बच्चे होंगे जिन्हें इस टर्म में थोड़ी दिक्कत आएगी, उन्हें मैं भी बताऊंगा, बट अभी आप लिखो बस। सेल के केस में लिखेंगे इट इज एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, फुल स्टॉप,
that is consideration has been already paid, that is consideration has been already paid. लेकिन अगर मैं एग्रीमेंट टू सेल की बात करूंगा तो वह लिखेंगे इट इज एन एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट दैट इज consideration is to be paid on a future date. क्लियर सर? अब ये ना हमें थोड़ा सा बस आप समझा दो कि एग्जीक्यूटेड, आप अंडरलाइन कर लेना बेटा, यहां पे इसका नेचर होता है एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट सेल का, और एग्रीमेंट टू सेल होता है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और इसका मतलब जो है क्या होता है वो मैं आपको थोड़ा सा यहां पे बताता हूं. देखो बड़े ध्यान से समझना, एक ना टॉपिक है अभी हमने बैकअप क्लास में वो करा नहीं है, वो है टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बस आप देख लेना, मतलब लिखने की ऐसी कोई जरूरत नहीं है, बस आप सुन लो बेटा. अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट की टाइप्स की बात करूं ना तो वो 3 बेसिस में डिवाइड होते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, और ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस और ऑब्लिगेशन. ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी आपको पता है वैलिड, वॉइडेबल, वॉइड, इलीगल, वॉइड एग्रीमेंट, है ना. ऑन दी बेसिस ऑफ फॉर्मेशन भी मैंने क्वासी में बताया था, एक्सप्रेस, इंप्लाइड. इंप्लाइड में दो थे टैसिट और क्वासी. जो थर्ड टाइप होता है ना टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो होता है ऑन दी बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस या ऑब्लिगेशन. ऑन दी बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस या ऑब्लिगेशन. और परफॉर्मेंस के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट 2 टाइप का होता है, एक होता है एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी, ये मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, जिनको नहीं पढ़ा सुन लो. एग्जीक्यूटेड मतलब जो हो गया, एग्जीक्यूटरी मतलब जो होना है. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दोनों पार्टीज ने अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को ऑलरेडी परफॉर्म कर दिया. और सेल के केस में ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली हो गई, पेमेंट ऑफ प्राइस भी इमीडिएटली हो गई, तो क्या दोनों रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दिया गया है? यस. दोनों पार्टी ने, सेलर और बायर ने, अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को क्या कर दिया? फुलफिल कर दिया. इसीलिए सेल को क्या बोला जाता है बेटा? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. क्या बोला जाता है? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. और सर मतलब एग्जीक्यूटेड में परफॉर्मेंस ऑलरेडी परफॉर्म्ड हो जाती है, और एग्जीक्यूटरी में परफॉर्मेंस येट टू परफॉर्म है. क्या है? परफॉर्मेंस येट टू परफॉर्म, मतलब अभी करना बाकी है. फिर एग्जीक्यूटरी में भी 2 होते हैं, एक होता है यूनिलेटरल, एक होता है बायलेटरल. एक होता है यूनिलेटरल और एक होता है बायलेटरल. देखो एग्जीक्यूटरी में क्या है? एग्जीक्यूटरी में येट टू परफॉर्म. अगर एक पार्टी ने परफॉर्म कर दिया, एक ने करना है, तो वो एग्जीक्यूटरी का यूनिलेटरल परफॉर्मेंस है, यूनिलेटरल कॉन्ट्रैक्ट सॉरी. और बायलेटरल मतलब दोनों को परफॉर्म करना है. तो बड़ी सिंपल सी बात है सर. जब मैं सेल की बात करूंगा, सेल का नेचर होता है एग्जीक्यूटेड, क्योंकि दोनों ने अपनी रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को परफॉर्म कर दिया. अगर मैं एग्रीमेंट टू सेल की बात करूंगा तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट होता है एग्जीक्यूटरी, क्योंकि वहां पे हो सकता है कि एक पार्टी को परफॉर्म करना हो, या हो सकता है कि दोनों को परफॉर्म करना हो. सर एक पार्टी को, दोनों को, मतलब यार कभी कभार हो सकता है ना, अमेजॉन में आपने डिलीवरी ऑन द स्पॉट कर, पेमेंट ऑफ प्राइस ऑन द स्पॉट कर दी एडवांस में ही, तो मतलब आपने तो कर दी, लेकिन अभी उसने क्या ओनरशिप ट्रांसफर कर दी? नहीं. तो एग्जीक्यूटरी में यूनिलेटरल हो गया. अगर मान लो आपने पेमेंट भी कैश ऑन डिलीवरी करा है, तो गुड्स भी बाद में आएंगे, पेमेंट भी बाद में होगी, तो एग्जीक्यूटरी में बायलेटरल है. तो हो कुछ भी, एग्जीक्यूटरी होगा इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल. कोई दिक्कत? पहला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. सेल के केस में बेटा ओनरशिप कब ट्रांसफर होती है? इमीडिएटली. एग्रीमेंट टू सेल के केस में होना फ्यूचर डेट. सेकंड पॉइंट बोला नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. सेल कैसा है? एग्जीक्यूटेड. सेल कैसा है? एग्जीक्यूटेड. एग्रीमेंट टू सेल कैसा? एग्जीक्यूटरी. कोई दिक्कत? तो क्लास में होने वाली. पॉइंट नंबर 3,
पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 का बेसिस लिखेंगे बेटा, रेमेडीज फॉर ब्रीच। पॉइंट नंबर 3 का बेसिस लिखेंगे, रेमेडीज फॉर ब्रीच। ब्रीच का मतलब आप मेरे से अच्छा जानते हैं, जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है, कह रहा है यस सर, जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होता है दोनों पार्टीज के रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है। अगर दोनों पार्टी ने रिस्पेक्टिव लीगल ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर दिया तो परफॉर्मेंस हो गई, परफॉर्म करने से रिफ्यूज या फेल हो गए तो ब्रीच हो गई। ब्रीच की रेमेडीज भी होती है। तो यहां पे बोल रहा है रेमेडीज फॉर ब्रीच में ना, कि अगर मान लो ब्रीच हो जाती है, क्या हो जाती है, ब्रीच, तो क्या रेमेडी अवेलेबल है। अब मुझे सिंपल से जवाब देना बेटा, सेल के केस में अगर मान लीजिए मैंने गुड्स डिलीवर कर दिए, मैंने क्या कर दिया, गुड्स डिलीवर कर दिए, और वहां से अदर पर्सन से ब्रीच हो जाती है, मतलब मैंने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी बट उसने पेमेंट नहीं दी, तो क्या मैं उसे शूट फॉर पेमेंट कर सकता हूं? बिल्कुल सर, क्योंकि सेल के केस में तो भाई मेरे को डिलीवरी करनी है, मैंने डिलीवरी कर दी, वहां से ब्रीच हुआ तो मुझे प्राइस मिलेगा, मैं केस फाइल कर दूंगा। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में ना, आप शूट फॉर प्राइस ऑफ पेमेंट नहीं कर सकते, शूट फॉर प्राइस ऑफ पेमेंट नहीं कर सकते। सर क्यों नहीं कर सकते? अरे यार पेमेंट तो हुई नहीं ना, आप बस डैमेजेस क्लेम कर सकते हो। क्या कर सकते हो? डैमेजेस। समझे क्या मतलब? अगर मैंने गुड्स डिलीवर कर दिए और वहां से पेमेंट नहीं हो रही, तो मैं पेमेंट के लिए सूट फाइल करूंगा। अब यहां तो मैंने भी गुड्स डिलीवर नहीं करे ना, उसने पेमेंट करी है, तो क्या मैं पेमेंट के लिए सूट फाइल कर सकता हूं? वो कहेगा भाई कौन सी पेमेंट, गुड्स तो मुझे मिले नहीं, ओनरशिप तो मिली नहीं ना, ओनरशिप ट्रांसफर होगी ना फ्यूचर डेट, तो कहेगा कौन सा प्राइस पे करूं। लेकिन हाँ, अगर सेलर को आपकी ब्रीच से कोई डैमेज पहुंच रहा है, क्या पहुंच रहा है कोई, तो वो डैमेज आपको क्या करना पड़ेगा, देना पड़ना पड़ेगा, तो वो शूट फॉर डैमेजेस कर सकता है। तो अगर ब्रीच होती है इन केस ऑफ सेल तो आप शूट फॉर प्राइस कर सकते हो, ब्रीच होती है इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल तो आप शूट फॉर प्राइस नहीं कर सकते, आप बस शूट फॉर डैमेजेस करो। हाँ, वो एक्सेप्शन केस हो गया, ये जनरल सेंस में बोल रहा है। तो आप तो वहीं पे रोक दो। हाँ, फिर तो ट्रांजिट में, वो फिर हम अनपेड सेलर के केस में देखेंगे। अगर वो इंसॉल्वेंट हो जाता है तो आप या तो रिटेन पोजीशन कर सकते हो या ट्रांजिट में ही मना कर दो। अब एक बार अगर डिलीवर हो गए हैं, फिर आपके पास अलग अलग राइट्स आते हैं, वो हम अनपेड सेलर में पढ़ेंगे लास्ट यूनिट में। रेमेडीज फॉर ब्रीच में लिखेंगे बेटा, सेल के केस में लिखेंगे सेलर कैन sue the buyer, seller can sue the buyer for the price of the goods. Seller can sue the buyer for the price of the goods. लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में लिखेंगे अग्रीव पार्टी can sue for damages only and not for the price. तीन बेसिस, तीन डिफरेंस। ओनरशिप सेल के केस में इमीडिएटली ट्रांसफर, एग्रीमेंट टू सेल में ऑन अ फ्यूचर डेट। नेचर बोलूं तो सेल एग्जीक्यूटेड है क्योंकि दोनों ने अपनी परफॉर्मेंस कर दी, एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी है क्योंकि परफॉर्मेंस करना बाकी है। थर्ड बोला रेमेडीज, तो सेल के केस में आप शूट फॉर प्राइस कर सकते हो, लेकिन एग्रीमेंट टू सेल के केस में आप शूट फॉर प्राइस नहीं करोगे, शूट फॉर डैमेजेस कर सकते हो ओनली। और पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे बेटा लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज। पॉइंट नंबर 4 लिखेंगे लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज। अगर मैं सेल की बात करूं तो आप लिखेंगे लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स, लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इज लाइबिलिटी ऑफ द, सारे शांत रहना, चुप रहेंगे सारे। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है शरण जी, ओनरशिप जो है सेल के केस में इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई, मतलब सेलर से ओनरशिप किसको चले गई, बायर को। शरण जी गुड्स किसके, अब सेलर के या बायर के?
बायर के, क्योंकि ओनरशिप तो इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई। सेल के केस में अगर कोई भी लॉस या डिस्ट्रक्शन होता है गुड्स का, तो वो लाइबिलिटी किसकी होगी? अब अगर सर आप ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर कर रहे हो तो गुड्स अब किसके हो गए? बायर के। और गुड्स से रिलेटेड कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है तो भाई जो एक्चुअल ओनर है उसी की तो लाइबिलिटी होगी ना। तो अगर मैं लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज की बात करूंगा तो लॉस और डिस्ट्रक्शन ऑफ गुड्स इज द लाइबिलिटी ऑफ द बायर, लाइबिलिटी ऑफ द। लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में क्या ओनरशिप ट्रांसफर हो गई है, गुड्स अभी भी किसके हैं? अरे बायर के तो होंगे ना फ्यूचर डेट, तो आज है सेलर के, तो आज कोई भी लॉस और डिस्ट्रक्शन होगा तो लाइबिलिटी ऑफ सेलर। तो बस आप पूरा कॉपी पेस्ट करेंगे, लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लाइबिलिटी ऑफ द सेलर, लॉस और डिस्ट्रक्शन इज द लाइबिलिटी ऑफ द सेलर। हाँ जी, हाँ मतलब मैं समझा नहीं भाई, गुड्स दे दिए ना, पोजेशन ही तो दिया होगा, ओनरशिप तो दे ही नहीं सकता ना। एग्रीमेंट टू सेल में मैंने ये नहीं बोला कि आप गुड्स नहीं दे सकते, गुड्स आप पहले तो बाद में तो फर्क नहीं पड़ता। एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप कभी साथ में ट्रांसफर नहीं होगी, ओनरशिप ट्रांसफर होगी ऑन अ फ्यूचर डेट। तो अगर तू आज गुड्स भी दे देगा तो बायर के पास पोजेशन गया है, ओनरशिप किसके पास है? सेलर के पास। और रिस्क जो है ना वो सिर्फ ओनरशिप से चलता है। ऑल्दो इसका एक्सेप्शन है, अभी पढ़ेंगे, तुम अभी जल्दीबाजी कर रहे हो ना, इसका एक्सेप्शन है, कॉन्सेप्ट आता है रिस्क प्राइमा फेसिया। तो यहां पे आप बस इतना याद रखो, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क। अब भाई तेरे गुड्स है, ओनर तू है, लेके मैं बैठा हूं पोजीशन, और मैं उन गुड्स से कुछ करता हूं और उसमें से कोई भी लाइबिलिटी अराइज होती है। अब उसमें सब्जेक्ट टू सम कंडीशन है कि मुझे रीजनेबल टेक केयर करनी है। ऐसे नहीं मैं हवा में उछाल रहा हूं तेरे गुड्स है तो खाई में फेंक के आ गया, ऐसे नहीं करने। कुछ रीजनेबल टेक केयर करते हुए अगर कोई भी लॉस हो जाता है मेरे से, तो मेरा लॉस नहीं भाई, तेरा लॉस है, ओनरशिप तो तेरी है ना। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे बेटा, बर्डन ऑफ रिस्क। बड़े सिंपल सिंपल से पॉइंट है। पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे बर्डन ऑफ रिस्क। और मैंने आपको अभी एक जनरल रूल बताया कि रिस्क किसको फॉलो करता है? ओनरशिप। रिस्क उसको फॉलो करता है, जनरल रूल है, जिसकी ओनरशिप उसका रिस्क। इसके एक्सेप्शन है कुछ, लेकिन जनरली रिस्क ओनरशिप पे चलता है। सेल के केस में अब ओनर कौन बन गया है? बायर, क्योंकि ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई, तो बर्डन ऑफ रिस्क किसका? एग्रीमेंट टू सेल के केस में क्या बायर को ओनरशिप मिल गई? क्या ओनरशिप किसकी? अरे ओनरशिप किसकी? तो बर्डन ऑफ रिस्क किसका? तो लिख लो बेटा, सब पता है तुम्हें, इतने अच्छे बच्चे हो। बर्डन, ओ सॉरी, बायर्स रिस्क, सॉरी, बर्डन ऑफ रिस्क में लिखेंगे यहां पे बायर्स रिस्क सिंस रिस्क follows ownership, since risk follows ownership। पॉइंट नंबर, इसके सेकंड में लिखेंगे सेलर्स रिस्क सिंस ओनरशिप इज नॉट ट्रांसफर्ड। और लास्ट बेसिस नंबर 6, पॉइंट नंबर 6, राइट ऑफ रीसेल। राइट ऑफ रीसेल बेटा बड़ी सिंपल सी बात है। अगर मुझे किसी गुड्स को बेचना है तो मुझे उसका पहले क्या बनना पड़ेगा? ओनर। भाई अगर मैं खुद ओनर हूं तभी तो मैं गुड्स को आगे बेच सकता हूं, है ना। अब सेल के केस में अब मुझे एक बात बताओ, गुड्स को बेचने का राइट किसके पास है? अब बायर के पास। भाई सेलर ने ओनरशिप ट्रांसफर कर दी बायर को, तो न्यू ओनर कौन है? बायर। अब अगर बायर चाहे उस गुड को रीसेल करना तो क्या बायर कर सकता है? यस, क्योंकि बायर के पास गुड्स की क्या है? ओनरशिप। तो अगर मैं राइट ऑफ रीसेल की बात करूं, सेल के केस में रीसेल करने का राइट बायर के पास है। एग्रीमेंट टू सेल में रीसेल करने का राइट किसके पास है? सेलर, क्योंकि सेलर ने अभी ओनरशिप बायर को नहीं दी। तो लिखते हैं इसे, लास्ट पॉइंट, सेलर कैन नॉट रीसेल द गुड्स। सेल के केस में सेलर गुड्स को रीसेल नहीं कर सकता,
क्योंकि ओनरशिप बायर के पास है। और एग्रीमेंट टू सेल के केस में लिखेंगे सेलर कैन sell the goods since ownership is with the seller। और ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आया। आपको आंसर किस तरीके से करना है आप देख रहे हो बेटा, बड़ा ही सिंप्लीफाइड रखेंगे, बड़ा ही प्रेजेंटेबल रखना है आपको। हमेशा बेसिस सेल एग्रीमेंट टू सेल ऐसे ही करके करेंगे डिफरेंसेस को। और इतने में आपको कोई भी दिक्कत है तो बताओ, इतने में किसी को कोई भी दिक्कत? सफिशिएंट, बिल्कुल सफिशिएंट है। 6 मार्क्स में आप इस तरीके से लिखोगे बिल्कुल सफिशिएंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ऐसा कुछ नहीं यार, अगर 8 भी आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर तू पता क्या करियो, तू बस पर्टिकुलर पॉइंट्स को खींच दियो, नंबर ऑफ बेसिस तू बढ़ा नहीं सकता, इससे ज्यादा है नहीं। मॉड्यूल में भी देखोगे अब 6-7 से ज्यादा होंगे नहीं आपके मॉड्यूल में। उसको छोड़ दे, वो थोड़ा सा टेक्निकल है, उसे छोड़ दे अभी के लिए। जस्ट एंड रैम वाला है, उसको अभी के लिए छोड़ दो, उस पर डिस्कशन करेंगे अलग से कभी। बट अभी के लिए बस आप इतना लिख दोगे, मोर देन सफिशिएंट है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं बेटा, सेल एग्रीमेंट टू सेल के 6 पॉइंट लिखे। सबसे पहला बस बेसिस को याद करो। सबसे पहला ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल के केस में कब? इमीडिएटली एग्रीमेंट टू सेल में ऑन अ फ्यूचर डेट। सेकंड बोला नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो सेल की बात करूं कैसा बेटा? एग्जीक्यूटेड। कैसा है? एग्जीक्यूटेड। एग्रीमेंट टू सेल एग्जीक्यूटरी। थर्ड बोला रेमेडीज, तो अगर मैं सेल की बात करूं तो आप शूट फॉर प्राइस कर सकते हो। एग्रीमेंट टू सेल में आप शूट फॉर प्राइस कर सकते हो क्या? शूट फॉर डैमेजेस ओनली। पॉइंट नंबर 4 बोला लाइबिलिटीज ऑफ पार्टीज, कोई भी लॉस कोई भी डिस्ट्रक्शन होता है गुड्स में तो लाइबिलिटी की बायर की, क्योंकि ओनरशिप किसके पास है? लेकिन एग्रीमेंट टू सेल में सारी लाइबिलिटी किसके पास है? सेलर, क्योंकि अभी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई। बर्डन ऑफ रिस्क की बात करूं तो सारा का सारा रिस्क किसका है? बायर का इन केस ऑफ सेल, और इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल सेलर का। राइट ऑफ रीसेल की बात करूं तो सेलर रीसेल नहीं कर सकता क्योंकि उसने बायर को ओनरशिप दे दी है, और एग्रीमेंट टू सेल में अभी भी सेलर रीसेल कर सकता है। अगर आपको सेल और एग्रीमेंट टू सेल में अब कोई भी दिक्कत तो आप मुझसे पूछो बिना किसी दिक्कत के। ऑनलाइन वाले बच्चों कोई दिक्कत? नो सर। चलिए बेटा, तो हमने पहला कॉम्बिनेशन कर लिया, सेल वर्सेस एग्रीमेंट टू सेल, ये डन हो गया। अब मैंने क्या करवाना है? सेल वर्सेस हायर परचेज। तो आप अगली हेडिंग डालो, डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज। डिफरेंस बिटवीन sale and hire purchase। डिफरेंस बिटवीन सेल एंड हायर परचेज बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। हायर परचेज मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अगर मैं हायर परचेज की बात करूं तो इसमें 2 पर्सन होते हैं, एक होता है हायर वेंडर और एक होता है हायर परचेजर। आपको ज्यादा लेना देना नहीं है, मैंने बताया इंटर में सारा आपका अकाउंटिंग में सब पूरा चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर हायर परचेज। 2 पार्टीज होगी, एक होता है हायर वेंडर, एक होता है हायर परचेजर। हायर वेंडर मतलब सेलर जिसका गुड है, ओनर है जो एक्शन। हायर परचेजर जो हायर परचेज यानी इंस्टॉलमेंट में गुड्स ले रहा है। बड़ा सिंपल सा रूल है, गुड्स का पोजेशन हायर वेंडर से हायर परचेजर को इमीडिएटली चला जाता है, और उस पोजीशन के बदले में वो कहता है ओनरशिप आपको मिल जाएगी, लेकिन जब आप मुझे इसकी पूरी की पूरी प्राइस ऑफ पेमेंट पे कर दोगे, और इस प्राइस के लिए ना वो कुछ एक मंथली, एनुअली या किसी भी पीरियड में एक पीरियोडिकली अमाउंट सेट कर देता है। फॉर से 10 लाख की मशीनरी परचेज करी और वो कहता है कि आप जो है मुझे 1-1 लाख करके 10 मंथ तक पे कर देना है। तो पहले महीने वो पे करेगा, दूसरे महीने पे करेगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ करते करते अगर उसने 10 मंथ तक वो पे कर दिया तो जो पोजेशन ट्रांसफर हुआ था फ्रॉम हायर वेंडर टू हायर परचेजर, पोजेशन के साथ साथ क्या चली जाएगी? ओनरशिप जाएगी फ्रॉम हायर वेंडर टू हायर परचेजर आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट, आफ्टर द पेमेंट ऑफ, कोई दिक्कत? लेकिन अगर किसी कारणवश हायर परचेजर, ध्यान से सुनना, अगर किसी कारणवश
हायर परचेजर बीच में से किसी भी पेमेंट की डिफॉल्ट कर देता है। सर किसी भी पेमेंट मतलब मान लीजिए उसने 10th इंस्टॉलमेंट की, लास्ट पूरे साल 9 लाख पूरे दे दिए, लास्ट इंस्टॉलमेंट में भी डिफॉल्ट कर दिया, तो क्या ओनरशिप जाएगी? बेटा ओनरशिप तो मिलेगी नहीं, और साथ ही साथ जो पोजीशन है ना वो भी उससे छीन लिया जाएगा। मैंने बोला किसी भी इंस्टॉलमेंट की डिफॉल्ट करने पे हायर परचेसर से ना गुड्स का पोजेशन भी ले लिया जाता है, उसे बोलते हैं रीपोजेस्ड। क्या बोल देते हैं? रीपोजेस्ड। कोई दिक्कत? पक्की बात। डिफरेंस करें फिर से वही कॉलम बनाएंगे आप, सबसे पहले बेसिस, फिर आप बनाएंगे सेल, और फिर आप बनाएंगे हायर परचेज। सबसे पहला बेसिस लिखेंगे बेटा, सबसे पहला बेसिस ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। सबसे पहला बेसिस लिखेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सेल के केस में आप सबको ऑलरेडी पता है, तो वही सेम पॉइंट लिख लेंगे, लेकिन बेटा पूरा लिखना है, बार बार लिखना है ताकि आपको यहीं पे याद हो जाए। ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम सेलर टू द बायर immediately. Ownership is transferred from seller to the buyer immediately. हायर परचेज की बात करूं, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू दी हायर परचेजर। हायर परचेजर बोलो या शॉर्ट फॉर्म में हायरर भी बोल देते हैं, हायर परचेजर बोलो। ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू लिखा है ना भाई, ये देखो, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड टू दी हायर परचेजर या हायरर आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। जितिन भाई आप देखना, ओनरशिप इज ट्रांसफर फ्रॉम हायर वेंडर टू हायर परचेजर आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। कोई दिक्कत? पॉइंट नंबर 2, पोजीशन ऑफ द पार्टीज। पोजीशन ऑफ द पार्टीज, इसको थोड़ा सा समझ के लेना। एक मिनट देखो बेटा, अगर आपको याद हो ना, जब मैं आपको बेलमेंट बता रहा था, मैंने आपको बेलमेंट में बताया था कि गुड्स का ओनरशिप ट्रांसफर होता है बेलमेंट में। फिर जब आप सर्विस सेंटर में जाते हो, आप सिर्फ गाड़ी का क्या देते हो? पोजीशन, एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए, इस कंडीशन पे कि आफ्टर अकम्प्लिशमेंट ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्पस आपको गुड्स को, सेम गुड्स को क्या करना है? रिटर्न। सेम गुड्स को क्या करना है? मतलब बेलर से बेली को गुड्स का क्या जाता है? पोजीशन ओनली। क्या जाता है? पोजीशन ओनली। बेलमेंट के केस में कभी भी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, कभी भी। फ्यूचर डेट, लास्ट इंस्टॉलमेंट कभी भी नहीं होती। हायर परचेज के केस में जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते, लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद तो हायर परचेजर क्या बन जाएगा? ओनर। क्या बन जाएगा? क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी ना। लेकिन आप ये कह सकते हो कि लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने से पहले हायर परचेजर के पास गुड्स का ओनरशिप है या पोजीशन? सिर्फ पोजीशन है। आफ्टर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट ओनरशिप भी आ जाएगी, लेकिन बिफोर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट सिर्फ क्या है? पोजीशन। तो क्या मैं बोल दूं कि बिफोर पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट जो हायर परचेजर है वो बेली है? अरे बेलर और बेली जो है उसके पास सिर्फ पोजीशन रहता है, ओनरशिप नहीं रहती और कभी भी नहीं आती। लेकिन जो हायर परचेजर है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करने के बाद तो ओनर बन जाएगा, लेकिन पेमेंट करने से पहले उसके पास सबकी ओनरशिप आएगी। सिर्फ क्या रहेगा? पोजीशन। बेली के पास भी क्या रहता है? सिर्फ पोजीशन। तो मैं क्या कह सकता हूं कि हायर परचेजर जब तक पेमेंट नहीं करता तब तक वो एज अ पोजीशन होता है किसकी? बेली की। किसकी पोजीशन में होता है? कोई दिक्कत?
तो अगर मैं पोजीशन ऑफ द पार्टीज की बात करूं ना, तो आप वहां पे लिखो सेल में, सॉरी हाँ जी, नहीं, देखो देखो, समझो, मैंने यहाँ पे ना पोजीशन ऑफ पार्टीज की बात करो ना, तो जब बेली की पोजीशन की बात करूंगा ना मैं, तो बेली के पास पोजीशन पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पोजीशन होता है, नॉट ओनरशिप। अभी हम पर्पस को साइड रखते हैं, ऑल्दो हायर परचेज में तो पर्पस है, आप गुड्स दे रहे हो, आप इंस्टॉलमेंट दोगे, वहां पे वो गुड्स दे रहा है, ठीक करके पैसे लेगा बदले में, ठीक है। तो मैं बस पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से चलूं तो हायर परचेजर के पास भी पोजीशन ही है स्टार्टिंग में, और बेली के पास भी पोजीशन ही है। तो जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट नहीं होती, हायर परचेजर सिर्फ पोजीशन होल्ड करके बैठा है, तो क्या मैं उसे तब तक के लिए बेली बोल सकता हूं? क्योंकि बेली भी तो पोजीशन ही होल्ड करता है कहीं ना कहीं। तो बस पॉइंट ही कह रहा है कि नहीं, अब हाँ, आपका पॉइंट बिल्कुल सही है। आप कहोगे सर बाकी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बेली तो नहीं फॉलो कर रहा, मैं बिल्कुल समझ रहा हूं आपकी बात। यहां पे सिर्फ एक फीचर को कंसिडर करते हुए कि हायर परचेजर पोजीशन को होल्ड करके बैठा है, हम उसे बेली का राइट दे रहे हैं, सिर्फ इसको कंसिडर करते हुए, बाकी सब सारे फैक्टर्स को साइड रखते हैं। हाँ जी सर, वो बेली है, जब तक फिर वो इंस्टॉलमेंट पेगा देगा तो उसके बाद क्या बन जाएगा? उसके बाद ओनर बन जाएगा। भाई सुनो, जो बायर है वो स्टार्टिंग से ही ओनर है, समझ के लो। सेल के केस में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई, तो बायर फर्स्ट डे से क्या है? ओनर। हायर परचेज के केस में हायर परचेजर को इनिशियल स्टेज में क्या ओनरशिप मिल जाती है? नहीं, सिर्फ क्या मिलता है? पोजीशन। तो जब तक पोजीशन है तब तक बेली रहेगा, जैसे पोजीशन के साथ ओनरशिप मिल गई, बेली से कन्वर्ट होकर क्या बन गया? ओनर। वो देखो, बेली से बेलर बना रहा है। मैंने तुझे बेल से बांध लूंगा और फिर मारूंगा। तूने बेल पत्र खाया कभी? सर पे मार दिया ना, बड़ा तेल लगता है, जूस पिया कर उसका। और जो बेलमेंट है ना, उसमें बेली के पास तो हमेशा पोजीशन रहता है। तो अगर मैं पोजीशन ऑफ पार्टीज की बात करूं सिर्फ एक फैक्टर को कंसीडर करते हुए, तो आप लिख सकते हो बेटा यहां पे लिखेंगे बायर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। बायर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। बायर इज द ओनर ऑफ द गुड्स। बायर की पोजीशन क्या है? कि बायर क्या है? ओनर, क्योंकि ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई। लेकिन यहां पे लिखेंगे हायरर या हायर परचेजर इज अ बेली। हायर परचेजर या हायरर इज अ बेली टिल ही पेज द लास्ट इंस्टॉलमेंट, एंड जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करता है तब तक तो वो बेली है, एंड आफ्टर दैट ही बिकम्स दी। अबे बेलर कौन बोल रहा है भाई? बेलर क्यों बना रहे हो उसे? तो भाई तू ओनर बोल लेना, बेलर क्यों बोल रहा है? नहीं बोल सकता ना, बेलर वो तभी बनेगा जब वो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होगा। बेटा एक काम करिए, तू ना बेलर लिख कर आई हो, लिख ले तू काट के उसे ओनर काट के बेलर लिख ले। अपन ने सही कह रहा है, वो बेलर लिखो तुम। पॉइंट नंबर 3, 2 पॉइंट। सबसे पहला, प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होगी? इमीडिएटली आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। पोजीशन ऑफ द पार्टी, बायर जो है वो ओनर है, लेकिन हायर परचेजर जो है वो एज अ बेली है, पोजीशन होल्ड करके बैठा है जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता। लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद वो ओनर बन जाएगा। पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे बेटा, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, टर्मिनेशन मतलब समझते हो क्या होता है? एंड करना, खत्म करना। टर्मिनेशन का मतलब क्या है? एंड करना या खत्म करना। मतलब यहां पे हम जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको टर्मिनेट कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को खत्म करूं, ढंग से समझना बेटा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफर हो गई। अगर आप सेल के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने की बात कर रहे हो तो आप कर सकते हो। मैं पूछ नहीं था, मैं बता रहा हूं। कह रहा है, मैंने बोला कर सकते हो, कह रहा है नहीं, कर सकते हो। बट ना, अगर आपने टर्मिनेट किया
तो आपको पेमेंट पे करनी पड़ेगी। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को टर्मिनेट करोगे, वैसे नहीं करना चाहिए बट कर दिया, तो आपको पेमेंट करनी कोई दिक्कत नहीं, पेमेंट ऑफ प्राइस। क्लियर? अगर आप हायर परचेज के कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करोगे, आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको बस ना पेमेंट में डिफॉल्ट करो और गुड्स वापस दे दो कि आपको रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट जो बच रही है उसका पेमेंट करना है क्या? नहीं भाई, मैंने आपको बोला था जैसे ही डिफॉल्ट करेगा तो गुड्स का क्या कर लेगा? रिपोजिशन कर लेगा। क्या मैंने कहीं ये बोला था कि जो पहले की इंस्टॉलमेंट है वो पे कर दी? जहां पे डिफॉल्ट करा गुड्स का रिपोजिशन हो गया। बाद की इंस्टॉलमेंट के लिए क्या हायर परचेजर रिस्पॉन्सिबल है? नहीं सर, गुड्स तो गया ना गुड्स उसके पास है, अब वो कहता मैं इंस्टॉलमेंट भी पे नहीं करूंगा। तो सेल के केस में आप टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करोगे तो आप लायबल हो जाओगे पेमेंट ऑफ प्राइस के। अगर आप हायर परचेज के केस में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करोगे तो बस आपके पास से गुड्स का क्या चला जाएगा? पोजीशन। क्या आप रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट के लिए लायबल हो? नहीं। तो इसे लिख लीजिए, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकंड मोहित, एक सेकंड। हाँ, बेचना ही नहीं चाहता भाई। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि हमारे बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है मैं उसे टर्मिनेट कर रहा हूं। ओनरशिप तो हाँ, तो बायर के पास है तो उसे प्राइस पे करना पड़ेगा ना भाई। तो ब्रीच की रेमेडी जाएंगी फिर भाई। अगर आप टर्मिनेट कर रहे हो कॉन्ट्रैक्ट को, मैं तूने मुझे गुड्स दे दिए, ओनरशिप मेरे पास आ गई, अब मैं कह रहा हूं कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूं, मैं कर दूंगा टर्मिनेट, लेकिन टर्मिनेट करने के लिए मुझे क्या देना पड़ेगा? तुझे पेमेंट ऑफ प्राइस देना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, समझ के ले। सेल में ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएटली हो रही है। तूने मुझे ओनरशिप दे दी, अब मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट नहीं कर सकता, सीधी बात है, नहीं कर सकता। लेकिन अगर कर दिया तो मुझे उसके बदले आपको पेमेंट ऑफ प्राइस करनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूं गुड्स रिसीव, मैं नहीं ले रहा गुड्स, ओनरशिप नहीं चाहिए मुझे, तो आप उसके लिए पेमेंट ऑफ प्राइस के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाओगे। बायर ही तो बोलेगा ना भाई, देख अगर मैं तेरे से गुड ले लूं मैं तुझे प्राइस दे दूंगा। सेकंड चीज, अगर मैं तुझे कह रहा हूं मुझे गुड चाहिए ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर रहा हूं, तब भी मेरी ऑब्लिगेशन हो जाएगी, तुझे प्राइस देना पड़ जाएगा ना। कॉन्ट्रैक्ट कैसे टर्मिनेट कर रहे हो, समझे क्या? हायर परचेज के टाइम पे अगर मैं कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहा हूं तो मैं बस गुड्स वापस कर दूंगा, बाकी वाली प्राइस की जो पेमेंट है जो ड्यू है उसके लिए थोड़ी लायबल हूं। वो उसकी हो गई पेमेंट, उसकी हो गई, भूल जा। वो ऐसे समझ लेगा कि मैंने आपको रेंट पे पोजीशन दिया था, आप उसे यूज कर रहे थे, मैंने पैसे ले लिए। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे बेटा, बायर कैन नॉट टर्मिनेट, बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट एंड इज, पहली बात तो टर्मिनेट कर नहीं सकता, अगर कर दिया एंड इज bound to pay the price of the goods। मोहित भाई 1 मिनट रुकना, आपके डाउट पे आ रहा हूं मैं। तो मुझे वही बोलना था, हायर पॉइंट से बता रहे थे। हो गया, क्लियर हो गया, ये कुछ बताना है? मैं हायर परचेज वाला पूछते तो आया वाला पॉइंट, कौन सा वाला पॉइंट भाई? टर्मिनेशन वाला। हाँ मैं बता रहा हूं। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सेल में क्या, बायर कैन नॉट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं कर सकता, और करेगा अगर कर दिया तो आपको पेमेंट ऑफ प्राइस के लिए आप ऑब्लिगेशन अराइज हो जाएगी। लेकिन अगर मैं हायर परचेज की बात करूं तो जो हायरर है या हायर परचेजर है कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट, कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय returning the goods, by returning the goods to its owner। ओनर का मतलब यहां पे हायर वेंडर की बात कर रहे हैं, टू इट्स ओनर विदाउट एनी लाइबिलिटी, विदाउट एनी लाइबिलिटी टू पे दी remaining installments, to pay the remaining installments। मोहित भाई मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं इसमें, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए ए जो है वो बी को एक मशीनरी देता है 5 लाख रुपीस की,
ऑन हायर परचेज। अब ये हो गया हायर वेंडर और ये हो गया हायर परचेजर। अब यहां पे इन्होंने बोला था कि आपको जो है 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में ऑफ ₹1,00,000 इसकी पेमेंट करनी है। मतलब बी जो है वो एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 1 लाख रुपए देगा, एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर 1 लाख रुपए देगा, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 1 लाख रुपए देगा। अब ऐसे करके 5 साल देना था, लेकिन मान ले हायर वेंडर ना 3 इंस्टॉलमेंट के बाद कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहा है। कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने का मतलब है वो कह रहा है भैया मैं नहीं जानता कौन सा कॉन्ट्रैक्ट, ना मुझे गुड्स चाहिए ना पैसे दे रहा हूं, कैंसिल, कॉन्ट्रैक्ट खत्म। तो उस केस में हायर वेंडर ऐसा बिल्कुल कर सकता है और कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए ना बस उसे जो मशीन इसके पास है जो पोजीशन होल्ड करके बैठा है वो मशीनरी वापस से हायर वेंडर को दे देगा और कहेगा कॉन्ट्रैक्ट हो गया टर्मिनेट। और जब भी वो कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेगा उस पर्टिकुलर केस में जो इंस्टॉलमेंट उसने पे कर दी है वो तो बेटा 3 लाख रुपए हो गए हायर वेंडर के। जो 2 लाख रुपए रिमेनिंग बचे है इसकी लाइबिलिटी इसको पे करने की कुछ भी नहीं है। ये कहेगा भाई पोजीशन दे दिया तेरे को, अब मैं तेरे को नहीं जानता, तू मेरे को नहीं जानता, 2 लाख रुपए मैं नहीं दे रहा तेरे को। तो यहां पे ये बोले हायरर कैन टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स टू द ओनर विदाउट एनी लाइबिलिटी टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। कोई दिक्कत? चलिए भाई, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद बेटा आएंगे अपन लोग 4th पॉइंट पे। जल्दी से 4th पॉइंट लिखेंगे, जल्दी से 4th पॉइंट लिखेंगे। म्यूजिक चलना स्टार्ट हो गया है, जल्दी से 4th पॉइंट लिखो बेटा। burden of risk of insolvency। ये पता नहीं कैसे गाने चलाते रहते हैं। कल चलाते हैं मन मस्त मगन, आज कलाइयां मोड़ रहे हैं, डोमेस्टिक वायलेंस करवा रहे हैं, कढ़ाई मोड़, क्या बोलते हैं, कलाई वलाई मोड़ रहे हैं। बताओ, कढ़ाई भी मोड़ सकते हैं वैसे बेटा। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, बड़ा समझ के लेना। मैं सेलर, मैंने गुड्स बेचे बायर को, गुड्स बेच दिए, बायर हो गया इंस्टॉलमेंट। बायर क्या हो गया? अब बेटा जब बायर इंस्टॉलमेंट हो गया क्या मुझे उससे फुल्ली कंप्लीट पेमेंट ऑफ प्राइस रिसीव होगा? नहीं। उस केस में लिक्विडेटर आएगा, उसके एसेट्स को बेचेगा, जितनी रिकवरी हो पाई प्रोपोर्शनेटली पेमेंट मिल जाएगी। मतलब सेल के केस में अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या मुझे उसका रिस्क है? बिल्कुल है। हायर परचेज के केस में अगर हायर परचेजर इंसॉल्वेंट हो गया तो भैया पैसे मत दे, मैं क्या ले लूंगा? गुड्स। मैं क्या ले लूंगा? तो मैं गुड्स उससे वापस लेके आ गया और बाकी इंस्टॉलमेंट के लिए क्या वो लायबल होता था? अबे चाहे इंस्टॉलमेंट हो या कुछ भी हो, अब तो मुझे इंस्टॉलमेंट उससे लेनी नहीं है, मैंने अपने गुड्स वापस ले लिए। तो इन केस ऑफ हायर परचेजर, जो हायर वेंडर है, जो ओनर है, क्या उसे सामने वाले पर्सन के इंस्टॉलमेंट होने का कोई रिस्क है? नहीं। अगर तू इंस्टॉलमेंट होता है कल के दिन तो मैं ना जो मेरे गुड्स है उनका पोजीशन वापस ले लूंगा। समझ रहे हो क्या? तो सेल के केस में सेलर को बायर के इंस्टॉलमेंट होने का पूरा रिस्क है, उसके पैसे डूब सकते हैं, पोजीशन भी नहीं ला सकता क्योंकि ओनर तो बायर ही बन गया गुड का। लेकिन इन केस ऑफ हायर परचेज, अगर हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट होता है तो हायर वेंडर भाई उसके गुड्स है, वो गुड्स का पोजीशन वापस ले लेगा और अपना निकल लेगा साइड। तो इसी बात को जल्दी से लिख लो। बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, सेलर टेक्स द रिस्क of any loss from seller takes the risk from any loss from insolvency of buyer, from insolvency of buyer। on the other hand यहां पे सेलर का पूरा रिस्क है। यहां पे लिखो ओनर या हायर वेंडर टेक्स नो सच रिस्क। यहां पे उसका ऐसे तरीके का कोई भी किसी भी तरीके का रिस्क नहीं है। पॉइंट नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ टाइटल।
या ऐसे कर लो ट्रांसफर ऑफ गुड टाइटल, ट्रांसफर ऑफ गुड टाइटल। अब समझ के लेना, यहां पे ना आप ये जो वर्ड है ना गुड टाइटल, इसको अंडरलाइन करो और इसको थोड़ा सा समझ के देखते हैं। बेटा ये जो वर्ड है ना गुड टाइटल, ये जो वर्ड है गुड टाइटल, इसका मतलब आप समझ सकते हो एक गुड ओनरशिप। क्या हो गया? एक गुड ओनरशिप। सर गुड ओनरशिप मतलब, मैंने बोला मिस्टर ए जो है वो एक कार के ओनर है। क्या है? कार के ओनर। और जब वो इस गाड़ी को सोल्ड करेंगे मिस्टर बी को, तो मेरा बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, क्या बी इसका ओनर बन जाएगा? यस सर। अरे अगर ए एक गाड़ी का ओनर है और वो अपनी गाड़ी किसी को बेचता है सारी फॉर्मेलिटीज करके, तो बी के पास क्या एक गुड ओनरशिप या एक गुड टाइटल आएगा? यस और नो बेटा? यस सर। सर बिल्कुल आएगा। लेकिन ऑन द अदर हैंड मान लीजिए यही सेम सिचुएशन में जो ए है ना उसके पास एक गाड़ी है और वो गाड़ी जो है सोल्ड करता है मिस्टर बी को, लेकिन बाद में पता चलता है कि जो गाड़ी का एक्चुअल ओनर है वो मिस्टर एक्स है, ये इसका एक्चुअल ओनर है, और एक्स भाई से मिस्टर ए ने ये गाड़ी स्टोल करी है, स्टोलन, चोरी करके लाया भाई। ए ने एक्स की गाड़ी चोरी करी और उस गाड़ी को बेच दिया मिस्टर बी को। पहले मुझे सबसे पहला क्वेश्चन ये है, क्या ए गाड़ी का एक्चुअल ओनर है? नहीं है। मतलब सर ये जो है गाड़ी का ओनर नहीं है। जब ए खुद ए के पास एक गुड टाइटल नहीं है, गुड ओनरशिप नहीं है, तो क्या वो ट्रांसफर कर सकता है गुड टाइटल? तो क्या इस केस में बी ओनर बनेगा? नहीं, बी ओनर नहीं बन सकता। ऑल्दो इस रूल के एक्सेप्शन है, इसी चैप्टर में हम आगे जाके पढ़ने वाले, बट जनरल रूल ये कहता है कि अगर आपको एक गुड टाइटल ट्रांसफर करना है, मतलब सामने वाले पर्सन को एक ओनर बनाना है, तो आपके पास उस चीज का पहले खुद क्या होना चाहिए? गुड टाइटल। अगर मेरे पास किसी चीज की ओनरशिप है तभी मैं उसे सोल्ड करके बायर को क्या बना सकता हूं? ओनर। ये जनरल प्रिंसिपल होता है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं ट्रांसफर ऑफ गुड टाइटल की बात कर रहा हूं, सेल के केस में क्या बायर के पास ओनरशिप है? यस, ओनरशिप ट्रांसफर इमीडिएट बेसिस पे। तो क्या बायर एक गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है? यस। हायर परचेज के केस में हायर परचेजर के पास ओनरशिप है क्या? सर उसके पास सिर्फ क्या है? पोजेशन। ओनरशिप तो तब आएगी ना जब लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा। तो क्या हायर परचेजर किसी को वो गुड्स बेच के गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है? नहीं कर सकता। वो गुड टाइटल सिर्फ तब ट्रांसफर कर सकता है जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की पेमेंट करके खुद क्या बन जाए? ओनर। और ओनर बनने के बाद अगर बेचा तो सामने वाले पर्सन को क्या जाएगा? गुड टाइटल। समझे क्या? तो ट्रांसफर ऑफ गुड टाइटल में बोला है बायर किसी भी पर्सन को एक गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है, हायर परचेजर किसी भी पर्सन को गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता अनलेस वो लास्ट इंस्टॉलमेंट की क्या करना कर दे? पेमेंट। तो लिखो जल्दी से ट्रांसफर ऑफ गुड टाइटल में बायर कैन पास अ गुड टाइटल, कैन पास अ गुड टाइटल टू ए innocent buyer. Buyer can pass a good title to a innocent buyer. लेकिन यहां पे hirer कैन नॉट पास any title even to a bona fide purchaser. तो क्लास में होने वाली Even to a bona fide purchaser. इवन टू ए बोनाफाइड परचेजर। और यहां पे ये बोनाफाइड को अंडरलाइन करके बेटा, बोनाफाइड का मतलब होता है पर्सन इन गुड फेथ। अब ये बोनाफाइड परचेजर, पर्सन इन गुड फेथ, ये क्या है इसको अभी के लिए छोड़ेंगे। ये पूरा टॉपिक है आपका 6 से 8 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला टॉपिक है। सेल बाय नॉन ओनर वहां पे डील करेंगे। मोटा मोटा बस ऐसा समझो, बायर क्योंकि खुद ओनर है वो अगले पर्सन को ओनर बना सकता है बेच के,
और उसके पास गुड टाइटल जाएगा। हायर परचेजर क्योंकि खुद ओनर नहीं है तो वो किसी भी पर्सन को एक गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता, वो अदर पर्सन क्या ओनर बन पाएगा? नहीं बन पाएगा। आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट क्योंकि हायर परचेजर खुद ओनर बन जाएगा, उसके बाद वो गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। कोई दिक्कत? पक्की बात। और एक लास्ट पॉइंट लिख लो, पॉइंट नंबर 6, रीसेल। वही सेम, सेल के केस में बायर क्या गुड्स को रीसेल कर सकता है? कर सकता है, क्योंकि वो क्या है बेटा? ओनर। हायर परचेज के केस में हायर परचेजर क्या गुड्स को रीसेल कर सकता है? नहीं कर सकता। कर सकता है लेकिन आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। तो इसी बात को लिखेंगे, बायर कैन रीसेल द गुड्स, ऑन द अदर हैंड हायर परचेजर कैन नॉट resell the goods unless he has paid all his installments. और इसी के साथ हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है समाप्त, जिसमें हमने डिफरेंस देखा बेटा सेल और हायर परचेज का। 2 डिफरेंस मैंने आपको अभी तक कंप्लीट करा दिया। सबसे पहले हमने सेल और एग्रीमेंट टेस्ट सेल को कंप्लीट करा और फिर हमने सेल और हायर परचेज को कंप्लीट करा। एक छोटा सा टॉपिक और बच रहा है, सेल और बेलमेंट, उसको हम अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। आज हमने फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑलमोस्ट खत्म कर लिया, बस एक सेल और बेलमेंट, और उसका डिफरेंस भी बड़ा छोटा है, 3 से 4 पॉइंट ही है, उसमें 3 पॉइंट है और कम मार्क्स का ही आता है, जनरली आता नहीं, क्योंकि बेलमेंट आपका इंटर में है पूरा। अगर आपको यहां पे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हो। हाँ जी। ओनर टेक नो सच रिस्क। हाँ जी, क्या पूछ सकता? वो इंस्टॉलमेंट हो गया। हाँ जी। सर उसको कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सर उसने उसका जो कोड सर उसको कोई दिक्कत आ गई, वो सूट फॉर डैमेजेस कर सकता है। भाई इसके, हाँ, ये हायर परचेज जब आप अकाउंटिंग में पढ़ोगे ना तो इसके लिए पूरी प्रोविजन बने हुए हैं। जब आप हायर परचेज में गुड्स लेते हो ना तो ये जो टॉपिक है ना, ये डील करता है ड्यूटीज ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की जो गुड्स उसने हायर परचेज में लिए ना, उसके रिगार्डिंग कुछ ड्यूटी है। क्या ड्यूटी है भाई? उसको इनकंसिस्टेंट यूज नहीं करना उसका। मतलब जिस पर्पस के लिए, जैसे गुड्स किसी पर्टिकुलर चीज के लिए बने, भाई आपके पास जब ओनरशिप आ रही है तब तो आप कैसा भी यूज करो। अभी तो आप पोजीशन होल्ड करके बैठो ना, तो उसको तरीके से यूज करो, रीजनेबल टेक केयर के साथ यूज करो। अगर आप रीजनेबल टेक केयर के साथ यूज करते हो, कोई डैमेज आती है, उस पर रिपेयरिंग कॉस्ट कौन लेगा बता? परचेजर, क्योंकि तू ही तो यूज कर रहा है भाई, हायर वेंडर थोड़ी लेगा। नॉर्मल सी बात है। तो आपको रीजनेबल टेक केयर करनी है। जब हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट हो गया, आप ये कह रहे हो हायर परचेजर इंस्टॉलमेंट हो गया, ओके, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा आप क्या। वो इंस्टॉलमेंट हो गया, उसने गुड्स को खराब कर दिया, तो भाई जो गुड्स जिस कंडीशन में होंगे आप उसका पोजीशन लेके निकल लोगे। डैमेज, आप अमाउंट की रिकवरी नहीं कर पा रहे, डैमेजेस कैसे क्लेम करोगे? तो सर वो रिस्क हो गया ना उसका। अरे रिस्क ऑफ वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे। डैमेजेस का रिस्क चल छोड़, ठीक है, थोड़ा बहुत रिस्क, बट सेलर को तो पूरा रिस्क है ना, उसको तो अमाउंट प्राइस ही गया, लेकिन इस पर्टिकुलर केस में उसकी इंस्टॉलमेंट का प्राइस तो नहीं जाएगा ना, वो तो गुड्स को वापस ले लेगा। तो कहीं ना कहीं हायर वेंडर के पास एक सेफ जोन आ रहा है ना, कि अगर पेमेंट ऑफ प्राइस भी नहीं मिली तो ओनरशिप तो आज भी मेरी है, मैं गुड्स को वापस ला सकता हूं। भाई सेलर क्या है, गुड भी गया, ओनरशिप भी गई और पेमेंट ऑफ प्राइस मिल नहीं सकता। क्लियर? तो बेटा मैंने आपके साथ 2 चीजें डील कर ली, सेल और एग्रीमेंट टू सेल। सेकंड मैंने डील करा सेल और हायर परचेज। एक एक को मैंने बड़े आराम से आपको समझाया। अगर मैं सेल और एग्रीमेंट टू सेल की बात करूं, सॉरी सेल और हायर परचेज की बात करूं, आपको सिर्फ बेसिस याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूं। सबसे पहले प्रॉपर्टी का ट्रांसफर, सेल के केस में इमीडिएट बेसिस पे, हायर परचेज में आफ्टर द पेमेंट ऑफ लास्ट इंस्टॉलमेंट। अगर मैं पॉइंट नंबर 2 पोजीशन ऑफ द पार्टीज की बात करूं, सेल के केस में बायर क्या है बेटा, ओनर, लेकिन हायर परचेजर क्या है, बेली, क्योंकि वो सिर्फ क्या होल्ड करता है, पोजीशन। तब तक बेली रहेगा जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता, उसके बाद वो भी क्या बन जाएगा, ओनर। पॉइंट नंबर 3 बोले टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेल के केस में जो पर्सन है वो टर्मिनेट नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को, और अगर कर दिया तो उसे पेमेंट ऑफ प्राइस करना पड़ेगा।
लेकिन हायर परचेज के केस में आप टर्मिनेट कर सकते हो कॉन्ट्रैक्ट को बाय रिटर्निंग द गुड्स टू दी हायर वेंडर। और उसके बाद जब आपने गुड्स को रिटर्न कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया टर्मिनेट, क्या बाद की इंस्टॉलमेंट के लिए आप लायबल हो? नहीं। पॉइंट नंबर 4 बोला बर्डन ऑफ रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। तो वहां पे सेल के केस में ऐसा रिस्क है इंसॉल्वेंसी का, लेकिन हायर परचेजर के केस में रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर इंसॉल्वेंसी होती है तो आप गुड्स को पोजीशन वापस ले सकते हो। नेक्स्ट बोला ट्रांसफर ऑफ गुड टाइटल। सेल के केस में बायर क्योंकि खुद ओनर है तो एक गुड टाइटल ट्रांसफर कर सकता है। हायर परचेज के केस में हायर परचेजर क्योंकि खुद ओनर नहीं है तो वो एक गुड टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता। पॉइंट नंबर 6 और लास्ट पॉइंट रीसेल का बोला बायर रीसेल कर सकता है क्योंकि वो ओनर है। हायर परचेजर तब तक रीसेल नहीं कर सकता जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करके खुद ओनर ना बन जाए। कोई दिक्कत? एंड होना खत्म नहीं, वो तो कैंसिल। देख टू टर्म्स को इतना वैसे पकड़ेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। टर्मिनेट करने का मतलब काइंड ऑफ आप ये समझो, एंड वर्ड याद रखियो, एंड, और रीसेंड का मतलब होता है कैंसिल। ऑल्दो तू कहेगा कंक्लूजन तो दोनों का एक ही निकल रहा है, लेकिन यहां तू रीसाइंड मत लिख कर आई हो, वो अलग चीज हो जाएगी, वो इंटरप्रिटेशन अलग हो जाएगा। यहां पे आप लिखोगे क्या? टर्मिनेट। अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो बेटा बता सकते हैं, वरना आज की क्लास को हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट करने वाले हैं सेल वर्सेस बेलमेंट। यूनिट नंबर 1 खत्म हो जाएगा और फिर हम आगे फर्दर कैसे चलेंगे वो आपको बताएंगे। तब तक ले टाटा बाय बाय।